अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन हमारा ये ख्याल होता है कि पुरानी सिविलाइजेशंस को मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, साइंसेस के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इजिप्शियंस, मिस्री मैथमेटिक्स पर बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आज भी हम पढ़ते हैं वो उन्होंने हमें दी। मिस्रियों को एक चीज़ का पता था और वो ये कि हर साल दरियाए नील में सैलाब आता है। उनका साल शुरू ही इस सैलाब से होता है, क्योंकि वो एक सैलाब से दूसरे सैलाब के बीच में दिन गिनना शुरू हो जाते थे। उन्हें काउंटिंग चाहिए थी ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें कि अगला सैलाब कब आएगा और उसके लिए हिफाजती तदाबीर कैसे कर दी हैं। मिस्री क्योंकि खेती बाड़ी करते थे, इसलिए उन्हें ज़मीन के नापने के लिए भी काउंटिंग और मेजरमेंट के मुख्तलिफ आलात चाहिए थे। टैक्सेस का सिस्टम भी था। तो पूरी सिविलाइजेशन को मैनेज करने के लिए और चलाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए उन्हें मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी और काउंटिंग की शदीद ज़रूरत थी। वो अमूमन अपनी जिस्म के हिस्सों के ज़रिए चीज़ों को नापते थे। मसलन आप हाथ अगर इस तरीके से कर लें तो यहाँ से लेकर कोहनी तक, उंगली के नाखून से लेकर कोहनी तक एक मेजरमेंट रखी जाती थी जिसे क्यूबिट कहा जाता है। इसी तरीके से आपकी जो पाम है, इसकी मेजरमेंट को पाम कहा जाता है। मैं 6000 BC पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि हम क्यूबिट के साथ, जो कि तकरीबन 18 इंचेस के करीब बनती है, हम चीज़ों को नापते थे। हमने बड़ी बड़ी चीज़ें इन क्यूबिट स्केल्स के ज़रिए बनाए। अगर आप अहराम मिस्र की तरफ देखेंगे तो वो भी इस छोटे से हाथ बराबर मेजरमेंट के टूल से बनाया गया। हमें बहुत सी क्यूबिट्स मिली, मकबरों से मिली, पुरानी जगहों से मिली, जहाँ पर एक क्यूबिट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसे गोल्ड लीफ क्यूबिट कहा जाता है, जो कि बहुत पुराने मकबरे से मिली। इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हुई हुई है और अमूमन जब भी फ़िरौन के सर्वे करने वाले आते थे ज़मीनों को नापने के लिए, तो उनके पास इस किस्म की क्यूबिट स्केल्स होते थे जिसके ज़रिए वो ज़मीनों को मेजर करते थे। इजिप्शियंस का अपना नंबर सिस्टम भी था, डेसिमल नंबर सिस्टम था और अमूमन वो उंगलियों पर गिनती करते थे, लेकिन उनका नंबर सिस्टम सुमेरियन के मुकाबले में बहुत बड़ा था। मसलन आप यहाँ पर देख लें, एक को एक आर्क से साथ दिखाया गया है, 10 को यानी एक के बाद 10 डेसिमल सिस्टम, 10 को एक गुलेल के साथ, उल्टी गुलेल बो के साथ दिखाया गया है, 100 को एक रस्से के साथ दिखाया गया है, 1000 को एक फूल के ज़रिए जाहिर किया गया है और 10,000 को एक उंगली फिंगर के ज़रिए जाहिर किया गया है, 100,000 को मेंढकों के ज़रिए और 10 लाख को, 100,000 का मतलब 1 लाख, और 10 लाख को 1 मिलियन को कोइन से या सर्वेंट से, गुलामों के ज़रिए, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं, गुलामों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया। तो अगर आपने एक नंबर लिखना है तो अब आप डेसिमल सिस्टम के साथ इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत बड़े यूनिट है, यानी आप 10 लाख तक एक नंबर एक सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं। मसलन इसका नुकसान भी है। नुकसान यह है कि इसमें प्लेस वैल्यूज़ नहीं है। प्लेस वैल्यूज़ ना होने की वजह से अब हमें बड़े नंबरों को कई सिंबल्स के ज़रिए लिखना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 1113 जो नंबर हम लिखते हैं, इसे लिखने के लिए आपको 4 मुख्तलिफ सिंबल्स का, और अगर आप पूरा देखें तो 3 ये और 3 ये, 6 टोटल सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1113 लिखने के लिए। चलें इससे आगे चलते हैं। अगर आपको 10 लाख -1 जो नंबर आता है उसको लिखना है तो उसके लिए 54 मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल होगा। मिस्री जो कैलकुलेशंस करते थे उनको रिकॉर्ड भी रखना चाहते थे, उनको कहीं दर्ज करना चाहते थे, इसलिए वो एक ख़ास किस्म के प्लांट जिसे पपायरस कहा जाता है, पपायरस की कागज़ात बनाते थे। पहली मर्तबा कागज़ बनाया मिस्रियों ने और उस पर कैलकुलेशंस दर्ज की। मैं आपको यहाँ पर उनके बहुत से कागज़ात दिखा सकता हूँ, लेकिन जो सबसे मशहूर कागज़ है जिसे रिन मैथमेटिकल पपायरस RMP कहा जाता है, जिसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स की बहुत सी चीज़ें दर्ज हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके, डिवीजन करने के तरीके, मैथमेटिक्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मिस्रियों की कंप्यूटिंग, अब आपको हैरानी होगी कि मिस्रियों की कंप्यूटिंग
करने का तरीका बहुत जदीद था, जो कि आज हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दूंगा। वो 2 की ताकत में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जिस तरह हम बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में नंबरों को लिखते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी भी नंबर को 2 की ताकत में बयान किया जा सकता है, इसी तरीके से कंप्यूटर्स आसानी के लिए मल्टीप्लिकेशंस को, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। मिस्री भी यही काम करते थे। वो बड़ी मल्टीप्लिकेशंस को या तो सिंपल छोटी मल्टीप्लिकेशंस में लेके आते थे और साथ एडिशंस में कन्वर्ट करते थे। एक एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। आप एक नंबर देख सकते हैं कि हमने 19 को 19 को मल्टीप्लाई करना है 54 के साथ। तो अब एक तरीका तो ये कि हम कॉम्प्लेक्स किस्म की मल्टीप्लिकेशन करें। दूसरा तरीका ये है कि मैंने बाइनरी स्केल लेफ्ट साइड पर आपको दिखाया है, जिसमें 1 2 यानी 2 to raise power 0, 2 to raise power 1, 2, 3, 4, तो वो 4, 8, 16 बन गए। तो अगर आपने 19 को जाहिर करना है तो आप 1, 2 और 16 को ऐड कर लेंगे तो 19 बन जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पर आप देखें तो हमने 54 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 54, 108, 216, 432 एंड 864। और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम 54, 108 और 864 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास 1026 जो कि जवाब है इस मल्टीप्लिकेशन का वो आ जाएगा। तो ये काम मिस्री करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स कैलकुलेशन करें। तो हमने अब सिंपल मल्टीप्लिकेशंस की और एडिशन की तो हमारे पास जवाब आ गया, तो हमारे लिए ये काम आसान हो गया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मिस्रियों को फ्रैक्शंस के बारे में भी पता था तो आपको हैरानी होगी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत मज़े की कहानी भी है। फ्रैक्शन की ज़रूरत इसलिए भी थी कि हमें यूँ लगता है कई ऐसी जगहों पर हमें ऐसे आसार मिलते हैं कि अगर 10 बंदों में 9 रोटियां तकसीम करनी है तो मिस्रियों को फ्रैक्शंस आनी चाहिए, और वो ये फ्रैक्शंस जानते थे और वो रोटियों को उस तरीके से तकसीम कर सकते थे। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो मिस्रियों के एक खुदा की है जिसका नाम, जिसे हॉरस कहा जाता है। हॉरस को एक जंग में सख्त मुकाबले का सामना था और मुकाबिल ने उसकी आंख निकाल ली। ये मिस्रियों का खुदा था उनका, और उस आंख को तोड़कर मुख्तलिफ जगह पर फेंक दिया गया। लेकिन मिस्रियों के और खुदाओं ने हॉरस पर रहम करते हुए उस पूरी आंख को जोड़ा, इकट्ठा किया और उसे जोड़ा। और यहाँ पर उस आंख की तस्वीर दिखाई जा रही है जिसको फ्रैक्शन के जरिए जाहिर किया जाता है। तो जब इस आंख को जोड़ा गया तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि हर हिस्सा एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो अगला हिस्सा उससे आधी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। मसलन आप अगर आंख का एक हिस्सा देखें जो वाइट कलर का होता है तो वो हाफ है, लेकिन अगर आप आंख की पुतली देखें जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो 1/4 है। अगर आप आंख का ऊपर वाला हिस्सा देखें, लाइनिंग देखें, आईब्रो देखें तो वो 1/8 है। इसी तरीके से 1/16, 1/32, 164, और इन सब फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करें तो आप 1 के करीब पहुंच जाते हैं। मुकम्मल आंख आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे, आपको मजीद फ्रैक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप इन सब को इकट्ठा करके ऐड करें तो आप एक आंख की तरफ चले जाएंगे, और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी बनती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का भी हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है। मिस्रियों ने पाई को भी कैलकुलेट किया। वो एक गेम खेलते थे जिसमें पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सर्कल्स बनाए जाते थे। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ हमें रेन मैथमेटिकल पायरस से मिली, और मैं आपको यहाँ पर पत्थर दिखा रहा हूँ। वो बराबर के पत्थरों को लेकर एक सर्कल बनाते थे। मैंने यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाया है जिसमें 64 पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। गोया ये पत्थर बराबर नहीं है क्योंकि मुझे वैसी तस्वीर नहीं मिली, लेकिन बराबर पत्थर लेकर 64 पत्थरों को जब सर्कल में जोड़ा गया तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली कि इन 64 पत्थरों पर मुश्तमिल जो सर्कल है उसका जो डायामीटर है वो 9 पत्थरों के बराबर है, और यहाँ से उसका रेडियस निकलता है 4.5। तो अब आप पाई को निकाल सकते हैं, और मिस्रियों ने पाई की वैल्यू को निकाला जो कि 3.16 है। बहुत करीब है उस पाई की वैल्यू के जो आज हम कंप्यूटर से निकालते हैं। इस पाई को उन्होंने एहराम मिस्र में भी इस्तेमाल किया, लेकिन एहराम मिस्र में उन्होंने पाई के साथ साथ गोल्डन रेशो का भी इस्तेमाल किया। गोल्डन रेशो पर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम पिछले 2 नंबरों को ऐड करके अगला नंबर निकालते हैं। तो अगर 0 और 1 है तो अगला नंबर होगा 1। अब पीछे जो 2 नंबर है वो हैं 1, 1,
तो अगला नंबर होगा 2, फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे, अगला नंबर क्या होगा 3। तो इस तरीके से हम जब उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आता है, और इस कर्व को मैं अपनी वीडियोस में क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील से बता चुका हूं, तो आप तख्ती प्लस गोल्डन रेशो सर्च कर सकते हैं और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आपके पास गोल्डन रेशो नज़र आ जाती है, जिसको हम जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पर P है और जो छोटा नंबर है उसको Q की लाइन सेगमेंट के साथ हमने जाहिर किया है। तो हमारे पास P प्लस Q जो ओवरऑल लाइन है उसको जब हम बड़े नंबर पर यानी P पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गोल्डन रेशो 5 निकलेगी, जिसे 1.61 की वैल्यू दी जाती है और उससे आगे भी चलती रहती है। इस 5 को आप जगह जगह देखेंगे एहराम मिस्र की कंस्ट्रक्शन में, आपको उसकी साइड्स में कहीं जगह पर 5 यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि मिस्रियों को गोल्डन रेशो के बारे में पता था। आज भी बहुत सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 5 का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्डन रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, और यूनानियों ने भी इसका बहुत इस्तेमाल किया। मिस्रियों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी इल्म था, क्योंकि जब भी वो रस्सियां लेते थे और उनको जोड़ते थे एक त्रिकोण की शक्ल में, तो उनको पता चल जाता था कि 3 गांठें इस तरफ लगेंगी, 4 गांठें इस तरफ लगेंगी, तो हमारे पास 5 गांठें इस तरफ आएंगी। गोया कि इन्होंने इस चीज़ को जनरलाइज नहीं किया, क्योंकि वो टोटल न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स करते थे, वो मैथमेटिक्स करते थे जिसकी ज़रूरत थी, जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाते थे, जो कि यूनानियों ने आके किया। लेकिन उनको ये पता था कि अगर एक ट्रायंगल की साइड 3 होगी, 4 होगी, तो उसका हाइपोटेनस 5 होगा। पाइथागोरस का इस्तेमाल भी हमें एहराम मिस्र में कई जगहों पर नज़र आता है, और इनका एक और पापायरस जो हमें मिला है उसको मॉस्को पापायरस कहा जाता है। उसमें कई ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिसमें एहरामों की वॉल्यूम को कैलकुलेट किया गया। एहराम को ऊपर से काटा गया है, उसका सर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पूरा नहीं है, लेकिन उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ पर कैलकुलस भी मिस्रियों से कनेक्ट की जा सकती है कि वो कैलकुलस के बारे में भी जानते थे, क्योंकि उनको जानना था कि इस एहराम मिस्र में कितना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, तभी तो वो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे कि अगर आप 3 एहरामों को लें और उनको जोड़ें तो आपके पास एक स्क्वायर आ जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा, चाय का डब्बा बन जाएगा, 3D स्क्वायर कह लें, या तो आपके पास एक क्यूब शक्ल आ जाएगी। और जब क्यूब को वॉल्यूम में लेकर जाना है तो वो बहुत आसान है। तो आपने उस क्यूब का वॉल्यूम निकाला और उसको 3 से तकसीम किया, तो अब आपके पास एक पिरामिड का वॉल्यूम आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। आज अगर हम इंटीग्रेशन के ज़रिए यही काम करें तो हम इस पिरामिड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे डबल रोटी की तरह, और देखेंगे कि एक हिस्सा एक स्क्वायर बनना चाहिए, 3D स्क्वायर बनना चाहिए, और उन हिस्सों के अलग अलग वॉल्यूम कैलकुलेट करके उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि आज की कैलकुलस हमें बताती है। तो हमारा तरीका और मिस्रियों का तरीका मुख्तलिफ था, लेकिन मिस्री मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे थे, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें पता चल रही है। और ये पूरी चीज़ें नहीं है जो हम जानते हैं, डिस्क्रीट चीज़ें हैं जो कि खुदाई के साथ निकलती आ रही हैं और हमें पता चलती जा रही हैं। लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो 9वीं 10वीं 11वीं में हम चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्री भी जानते थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।